हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो हमने प्रीवियस लेक्चर में लाइट शुरू किया था और लाइट चैप्टर को हमने दो हिस्सा में बांट रखा था, क्योंकि लाइट के पास ड्यूअल बिहेवियर होता है। जो प्रकाश होते हैं द्विगुणी होते हैं। इनमें तरंग का भी गुण होता है, यानी इसमें वेव नेचर भी होता है और इसमें पार्टिकल नेचर भी होता है। तो पार्टिकल नेचर को पढ़ने के लिए एक स्पेशल चैप्टर है जिसका नाम है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश का कण गुण। और यही हम सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। मोस्टली यहाँ से एक या दो क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ से मैक्सिमम न्यूमेरिकल या ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा यहाँ पर होता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। तो चलिए ना, कम से कम इस चैप्टर से 2 से लेकर 5 नंबर तक हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादा प्रश्न तो नहीं आता क्योंकि चैप्टर बहुत ही स्मॉल है, लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। बहुत अच्छी बातें आपको सीखने को मिलेगा जो आगे चल के कंपटीशन में आपकी ये मदद करेगा। तो चलो स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं। ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश का कण गुण। तो इसको पढ़ाने से पहले सबसे पहले हमें एक टॉपिक को सही से समझना होगा जिसका नाम है वर्क फंक्शन, जिसको हम हिंदी में कार्य फलन कहते हैं। और इसी को समझते हुए हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं कि आखिर में कार्य फलन क्या होता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। तो चलिए तैयार हो जाइए समझने के लिए। वर्क फंक्शन यानी कार्य फलन, हमने हेडिंग डाल रखा है। तो चलिए ना, आपको पता है कि हम कोई चीज को काफी डीप में पढ़ाता हूं। ऐसा पढ़ाता हूं ताकि आप आने वाले टाइम में कभी रिसर्च करना चाहें तो आपको उसमें काफी मदद मिल सके। चलो स्टूडेंट्स, शुरुआत करता हूं वर्क फंक्शन क्या होता है। तो वर्क फंक्शन से पहले मेटल के बारे में पढ़ना चाहूंगा। मेटल, धातु। स्टूडेंट्स, हमने मेटल्स के बारे में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ा रखा था। मेटल में खासियत क्या होती है जरा समझिएगा। अगर हम कोई भी मेटल ले लें, यानी कोई भी धातु ले लें, लीजिए हमने किसी धातु को उठा लाया, चाहे हमने एल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब मेटल्स के ही एग्जांपल्स हैं। तो लीजिए हमने क्या किया, एक मेटल का टुकड़ा ले लिया। अगर हम एक मेटल का स्ट्रक्चर्स को देखें तो हमारा विज्ञान कहता है चाहे दुनिया का कोई भी पदार्थ क्यों ना हो, चाहे मेटल ही क्यों ना हो या नॉन मेटल क्यों ना हो, वो छोटे छोटे कण के मिलने से बना होता है। लीजिए छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बना होता है। और इस पार्टिकल्स को हम एटम्स का नाम से जानते हैं, एटम के नाम से जानते हैं। क्योंकि सारा रहस्य फिजिक्स के अंदर जितना भी घटना घटता है सबका सीक्रेट एटम से ही शुरू होता है। एटम ही डिसाइड करता है कोई भी घटना कैसे घट जाता है। यानी किसी घटना के बारे में अगर हमको डीपली पढ़ना है तो हमें ओवरऑल एटम के पास ही आना होगा और एटम के स्ट्रक्चर्स को बड़ा ध्यान से देखना होगा क्योंकि वही सारे घटना के लिए जिम्मेदार है। तो इसका मतलब है हमें वर्क फंक्शन को अगर समझना है तो वर्क फंक्शन के लिए हमने क्या ले लिया, मेटल ले लिया। क्योंकि जो वर्क फंक्शन मेटल के लिए ही डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमने एक मेटल ले लिया। तो मेटल छोटे छोटे कण के मिलने से बना होता है जिसको हम एटम्स कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक एटम का स्ट्रक्चर्स को देखा जाए, एक एटम्स के स्ट्रक्चर्स को देखा जाए तो बीच में उसका नाभि है और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर, यानी कह सकता हूं नाभि के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन हमेशा गति करते रहते हैं। लीजिए हमेशा गति करते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो नेचर होता है वो नेगेटिव्स होता है और नाभि का जो नेचर है वो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है प्लस और माइनस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा लगा रहता है। इसका मतलब है इसकी और इसके बीच एक बल हमेशा लगता रहता है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे, यानी एफ एस।
और इसी फोर्स के वजह से यह इलेक्ट्रॉन सर्कुलर गति करता रहता है, क्योंकि किसी वस्तु को सर्किल पर घूमने के लिए हमेशा हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार जरा देखो तो यह इलेक्ट्रॉन इसलिए घूम रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में एक बल लग रहा है, और यही बल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेचर का होता है, आकर्षण नेचर का होता है, और यही बल इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट में घूमने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो इसका मतलब एफएस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेचर अट्रैक्शन, ये सब सबको पता है, लेकिन अपने चैप्टर की शुरुआत हम बेसिक से करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अट्रैक्शन। स्टूडेंट्स आप जरा बताएंगे, आप लोग, हमारा विज्ञान कहता है स्टूडेंट्स, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को केमिस्ट्री के अंदर बॉन्ड के नाम से जानते हैं। बॉन्ड, जिसको हम बंधन बोलते हैं। यानी बंधन कुछ नहीं होता है, वह एक प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उसी फोर्स के कारण दो चीजें आपस में जुड़ी होती है। तो स्टूडेंट्स हमारा विज्ञान कहता है, हमारा फिजिक्स कहता है कि मेटल के केस में इसके और इसके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक नेचर का होता है, काफी कमजोर होता है। वीक नेचर, काफी वीक नेचर का होता है, काफी कमजोर नेचर का होता है। कमजोर होने के वजह से इसके बीच लगने वाला बल काफी वीक नेचर का होता है। वीक होने के वजह से अगर हल्का सा भी स्लाइटली एनर्जी इस एटम को बाहर से मिल जाए, हल्का सा भी एनर्जी इस एटम को मिल जाए, तो यह जो बॉन्ड है इसके और इसके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो आसानी से ब्रेक हो जाता है, आसानी से टूट जाता है। और जैसे इसके और इसके बीच बंधन टूटता है, बॉन्ड टूटता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटता है, अब कुछ भी बोले सब एक चीज है। तो ये इलेक्ट्रॉन अब सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा, यानी इस वृत्ताकार पथ पर नहीं गति कर पाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये क्या होगा, अपने ऑर्बिट को त्याग करके बाहर निकल जाएगा। लीजिए, और इस इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल का सबसे अहम प्रॉपर्टी यही है कि अगर उसके हल्का सा भी एनर्जी दे दिया जाए तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का निर्माण होता है। लेकिन नन मेटल के साथ ऐसा नहीं है, सिर्फ यह मेटल के साथ ही ऐसा होता है कि इनके और इनके बीच लगने वाला जो बंधन है, बॉन्ड है, अट्रैक्शन है, वो टूट जाते हैं। और टूटने की वजह से अब क्या होता है, अपने ऑर्बिट को त्याग करके बाहर निकल आते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जिसका मतलब कह सकता हूं कि किसी भी मेटल की जो सबसे अहम प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की जो मेजॉरिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम ऊर्जा पर, यानी एट रूम टेम्परेचर की बात करूं तो रूम टेम्परेचर पर भी इसके अंदर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अलग बात है कि अगर हम टेम्परेचर को और बढ़ाएं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा जरूर बढ़ जाएगी, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ रूम टेम्परेचर की, तो रूम टेम्परेचर पर भी, मतलब स्लाइटली एनर्जी पर भी इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो जितना भी मेटल्स होता है एट रूम टेम्परेचर बहुत ज्यादा मात्रा में उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन, जरा समझिएगा। हमने फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अच्छी तरह समझा दिया कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बहुत ज्यादा होता है का एट रूम टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स हमें तो समझाना था वर्क फंक्शन, अभी हमने समझाया है मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो चलिए अब हम वर्क फंक्शन को समझाने जा रहे हैं। वर्क फंक्शन,
कार्यफलन। चलिए, अभी आपसे कहा स्टूडेंट्स कि किसी मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। लीजिए, ये मेटल्स है और इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बहुत ज्यादा होता है। लीजिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, यानी गति करते रहते हैं। लीजिए, गति करते रहते हैं, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स गति करते रहते हैं। लीजिए स्टूडेंट्स, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स गति कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, हमें जो समझना है वर्क फंक्शन। अभी आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा स्टूडेंट्स, सारे इलेक्ट्रॉन जरूर फ्री हैं, लेकिन मेटल से बाहर नहीं है, सब मेटल के अंदर ही है। कोई भी इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर नहीं हुआ है, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन फ्री जरूर है, अपने ऑर्बिट में नहीं घूम रहे हैं, लेकिन सारा का सारा इलेक्ट्रॉन उसी मेटल सरफेस के अंदर है। तो हम कह सकता हूं कि यह जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब हमने क्या क्या दोस्त, हमने क्या क्या स्टूडेंट, जरा समझिएगा। अब इस मेटल्स को हमने बाहर से टेम्परेचर देना शुरू किया। लीजिए, बाहर से टेम्परेचर देना शुरू किया, यानी बाहर से टेम्परेचर कह सकते हैं, यानी इसको हमने बाहर से एनर्जी देना शुरू किया। सबसे अच्छी बात है, आप यहां समझिए, बाहर से एनर्जी देना शुरू किया। अभी टेम्परेचर मत लाइए, बाहर से हमने इसको एनर्जी देना शुरू किया, ऊर्जा। ऊर्जा देने का बहुत सारे मेथड्स हैं, इसका चर्चा हम बाद में कर लेंगे। अब इतना जानिए कि एक मेटल्स है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी ये मेटल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। स्टूडेंट्स, जैसे हमने इसको बाहर से एनर्जी देना शुरू किया, एनर्जी देना शुरू किया, जैसे आप एनर्जी देंगे तो यह इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम होगा वो बढ़ जाएगा। एनर्जी देने पर वेलोसिटी बढ़ेगा, और वेलोसिटी बढ़ेगा तो इसका मोमेंटम बढ़ेगा। लीजिए, मोमेंटम, मोमेंटम जिसको हम संवेग कहते हैं। और सबको पता है संवेग जो होता है P बराबर m इंटू भी। आपने एनर्जी दिया तो इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, और जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ जाएगा। और जैसी मोमेंटम बढ़ेगा स्टूडेंट्स, तो यह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अधिक तेजी से गति करेगा, और अधिक तेजी से गति करने के कारण ये क्या करेगा, इस सरफेस से, मेटल सरफेस से ये बाहर आने की कोशिश करेगा, बाहर आने की कोशिश करेगा। लीजिए, यह इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। लेकिन स्टूडेंट्स जरा समझिएगा, यहां पर भी समस्या है। अगर जैसी यह इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो यह जो सबस्टांस है या जो मेटल है, इसका नेचर पॉजिटिव नेचर का हो जाएगा। क्योंकि आपको बताया गया था कि जब कोई सबस्टांस इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है तो उसके ऊपर धनात्मक गुण आ जाता है। तो इसका मतलब जैसे हमने एनर्जी दिया और यह इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, अब त्याग होने की वजह से इसके ऊपर धनात्मक नेचर आ गया, यानी इस मेटल रॉड के ऊपर धनात्मक नेचर आ गया, और इसके ऊपर क्या है, ऋणात्मक नेचर। तो बताओ स्टूडेंट्स, इस मेटल रॉड के ऊपर धनात्मक है और इसके ऊपर ऋणात्मक है, तो अगेन प्लस और माइनस के बीच में एक बल लगेगा, प्लस और माइनस के बीच में बल लगेगा, और बल का जो नेचर होगा धनात्मक अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन के कारण पुनः अगेन यह इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने नहीं देगा, और ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था, अब वो बाहर निकल नहीं पाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण यह इलेक्ट्रॉन अगेन वहीं पर आ जाएगा। तो बताओ इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स, क्या मेटल सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर जा पाया? नहीं जा पाया। फिर हमने जब देखा स्टूडेंट्स, फिर हमने एनर्जी है, फिर इलेक्ट्रॉन बाहर जाने की कोशिश करेगा। जैसे वो बाहर जाने की कोशिश करेगा तो यहां पर प्लस पैदा होगा और यहां माइनस पैदा होगा, और प्लस और माइनस के बीच आकर्षण लगेगा, और आकर्षण के वजह से अगेन जो इलेक्ट्रॉन बाहर गया था सतह से, अब वही इलेक्ट्रॉन अगेन फिर मेटल के अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन बाहर बिल्कुल नहीं जा रहा है, यानी हमें
मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर जा ही नहीं पा रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स, वर्क फंक्शन तभी डिफाइन किया जा सकता है जब यह इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर आ जाए। जब तक इलेक्ट्रॉन मेटल से बाहर नहीं आएगा, वर्क फंक्शन डिफाइन नहीं किया जा सकता है। यानी इस इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर आना होगा, तभी हम वर्क फंक्शन या कार्य फलन को डिफाइन कर सकते हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आता है, हम कार्य फलन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। हमने एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन जरूर बाहर आया, लेकिन कुछ समय के लिए बाहर आया और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण अगेन वह मेटल के अंदर चला गया, अभी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं हुआ। तो इसका मतलब कह सकता हूं स्टूडेंट्स कि हमने इसको पर्याप्त एनर्जी दिया ही नहीं है, पर्याप्त ऊर्जा दिया ही नहीं है। अब हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ऊर्जा को और बढ़ा दिया, एनर्जी को और इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज द एनर्जी, इंक्रीज द एनर्जी, मतलब कि हमने ऊर्जा की मात्रा को और बढ़ा दिया। जैसे हमने ऊर्जा की मात्रा को बढ़ाया स्टूडेंट्स, जैसे हमने ऊर्जा की मात्रा को बढ़ाया, तो अगेन फिर इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा पाके मोमेंटम बढ़ गया। अब मोमेंटम बढ़ गया, अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये बहुत तेजी से बाहर निकलेगा निगेटिव, और यहां पर क्या पैदा होगा, पॉजिटिव पैदा होगा। अब क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो बताओ स्टूडेंट्स, अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा एनर्जी दे दें, अगर हम यह और यह जितना बल लगा रहा है उससे ज्यादा हम एनर्जी दे दें, तो क्या इसके और इसके बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है वो टूट जाएगा, और जैसे ही टूटेगा यह इलेक्ट्रॉन लौटने के बजाय सतह से क्या होगा, बाहर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हो ना, हमने एनर्जी की मात्रा को बढ़ाया, बढ़ने के दौरान हमने इसकी एनर्जी इतना बढ़ा दिया ताकि इसके और इसके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है उससे ज्यादा हो जाए। जैसे ही ज्यादा होगा तो यह और यह कभी एक दूसरे को आकर्षित या अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और यह इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। तो इस घटना को कहते हैं इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इवेंट इज कॉल्ड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है, या इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कहलाता है। आई होप स्टूडेंट्स इसको हम लिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हाँ इतना बार जरूर बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में लिखने लायक जरूर हो जाए। यानी किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वह कहलाता है इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें एक प्रॉपर, एक मिनिमम अमाउंट में एनर्जी चाहिए। अगर उससे कम ऊर्जा देंगे तो बाहर नहीं आ पाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें एक मिनिमम से मिनिमम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और उसी ऊर्जा को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। यानी वह मिनिमम एनर्जी जो किसी मेटल सरफेस को देने पर इलेक्ट्रॉन मेटल से निकल के ठीक बाहर आ जाए, यानी अपने मेटल के अंदर जो प्रेजेंट था उसे ठीक बाहर आ जाए, तो उस मिनिमम एनर्जी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। यानी कह सकता हूं वर्क फंक्शन एक मिनिमम एनर्जी है जो किसी मेटल्स को दे देने पर इलेक्ट्रॉन अपने मेटल को त्याग करके सीधे बाहर आ जाता है। उस ऊर्जा को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन का इमिशन चाहिए तो कम से कम हमें वर्क फंक्शन इतना ऊर्जा देना ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, तभी हम आगे बढ़ेंगे। वर्क फंक्शन का डिफिनेशन क्या है, वर्क फंक्शन क्या होता है ये समझा हमने, लेकिन अब हम वर्क फंक्शन का डिफिनेशन देख लेते हैं। आइए, राइट नाउ द डिफिनेशन ऑफ वर्क फंक्शन। Work function is the minimum amount of energy. Work function is the minimum amount of energy
minimum amount of energy to given to metal surface such that the electron just come out from the surface it is denoted by phi। जहां जहां फाई से संकेत दिखेगा तो समझ जाना कि यह वर्क फंक्शन है, यह मिनिमम ऊर्जा है जो किसी मेटल्स को दे दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन सतह से ठीक बाहर आएगा। अगर ऊर्जा उससे कम होगा तो इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर नहीं आएगा। अंडरस्टैंड है, इलेक्ट्रॉन का इमिशन नहीं हो सकता है। तो जो भी घटना घट रहा है, मतलब जो भी ये घटना घटेगा वो क्यों कर रहे हैं, ताकि इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाए, यानी किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, जिस घटना को हम इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर हम इसकी हिंदी परिभाषा की बात करें तो जो स्टूडेंट हिंदी में लिखना चाहते हैं वो किस प्रकार लिखेंगे? कार्य फलन वह न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी धातु की सतह को देने पर उसमें मौजूद स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन सतह से ठीक बाहर आते हैं। उस मिनिमम ऊर्जा को कार्य फलन कहते हैं और इसे फाई से सूचित किया जाता है। हमेशा इस पूरे चैप्टर में जहां जहां फाई का इस्तेमाल करूंगा तो समझ जाना यह कार्य फलन है, यह मिनिमम ऊर्जा को दिखाया गया है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, हमने एक बहुत बड़ा टर्म समझ लिया है, क्योंकि इस चैप्टर को समझने के लिए यह टर्म समझना जरूरी था। वर्क फंक्शन केवल इलेक्ट्रॉन के इमिशन के लिए इस्तेमाल होता है, वह मिनिमम ऊर्जा जिसे इलेक्ट्रॉन सतह से सीख बाहर आ जाए। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब सवाल उठता है, लेट्स सपोज यह मेटल सरफेस है। आइए, यह मेटल सरफेस है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम नोट डालेंगे, जरूर नोट डालेंगे और ये हमेशा याद रखिएगा। यह मेटल सरफेस है। मेटल की सबसे अच्छी खासियत है कि इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लीजिए, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और अभी आपसे कहा था कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन का इमिशन कराना है, यानी इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यह एक ऐसा घटना है जो किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। स्टूडेंट्स, अगर हमें इलेक्ट्रॉन का इमिशन कराना है तो आपको वर्क फंक्शन से ज्यादा ऊर्जा देना होगा। तो मान लेता हूं इसका वर्क फंक्शन फाई है, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम ऊर्जा है वो कितना है? फाई है। तो चलो स्टूडेंट्स, अगर आपने इसको एनर्जी दिया, एनर्जी, आप कितना एनर्जी दोगे? या तो फाई से ज्यादा दोगे या फाई के बराबर दोगे। लेकिन अगर फाई से कम दिए, फाई से अगर कम दोगे तो क्या कभी इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो सकता है? क्या कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा? कम ऊर्जा दोगे तो प्लस और माइनस के बीच का अट्रैक्शन बल उसको खींच लेगा, बाहर जाने की कोशिश तो जरूर करेगा, लेकिन उसको खींच के क्या करेगा? अंदर कर लेगा। तो आपको हर हालत में जो ऊर्जा होगा आपको या तो फाई के बराबर दीजिए या फाई से ज्यादा दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स? अब सवाल उठता है स्टूडेंट्स कि हम ऊर्जा इसको कैसे दे सकते हैं, कितने तरीकों से ऊर्जा देकर के इलेक्ट्रॉन का इमिशन करा सकते हैं। तो जो सबसे पहला तरीका है स्टूडेंट्स, थर्मो आयोनिक इमिशन। थर्मो आयोनिक इमिशन,
थर्मो आयोनिक इमिशन में आप क्या करें, सीधे मेटल सरफेस को आग पर रखिए और गर्म कर दीजिए, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। आप समझ रहे हो ना कि हम क्या बताने जा रहे हैं, कोशिश करो। आखिर इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन है वो तभी होगा जब एनर्जी दोगे। तो एनर्जी कितने तरीके से दे सकते हैं, कितने तरीकों से एनर्जी दे सकते हैं? तो एनर्जी देने का बहुत तरीका है। एक तरीका है कि आप इसे गर्म कर दो। जैसे ही गर्म करोगे तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उसे कहेंगे थर्मो आयोनिक इमिशन। पहला थर्मो थर्मो आयोनिक इमिशन, इसमें क्या है, आपने इसको सीधे गर्म कर दो। दूसरा तरीका स्टूडेंट्स, इस मेटल सरफेस को धूप में रख दो, सनलाइट में रख दो। जैसे आप इसे सनलाइट में रखोगे, जैसे आप इसे सनलाइट में रखोगे तब भी जाके इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाएगा। इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कब होगा, जब आप इस मेटल सरफेस को सनलाइट में रख दोगे, धूप पे रख दोगे, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहेंगे। अब तीसरा स्टूडेंट्स, अब आप क्या करें, इस मेटल सरफेस को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, किसी फील्ड में रख दें, इसे हम कहते हैं फील्ड इमिशन। फील्ड इमिशन, इसका मतलब है स्टूडेंट्स, यानी इन मेन 3 तरीकों से हम इलेक्ट्रॉन का इमिशन करा सकते हैं एनर्जी दे करके। चाहे आप इसे गर्म कर दें तो थर्मो आयोनिक इमिशन, आप उसे धूप में रख दें तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, आप उसे किसी फील्ड में रख दें, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, तब उसे हम फील्ड इमिशन कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो भी आपको पढ़ना है वह पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। आपको केवल इसके बारे में पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के बारे में आपको सिलेबस में पढ़ना है, इसलिए इसको हम VVI डालने वाले हैं। यानी जो भी इस चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, यानी इसे हमें प्रकाश में रखना होगा और इसी के बारे में पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा। यानी किसी मेटल सरफेस को पर्याप्त ऊर्जा वाले प्रकाश में रख दें तो वह इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर देगा और यही घटना कहलाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम कुछ फॉर्मल बातें कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल की बातें कर लेते हैं, क्योंकि थ्योरी हमने कंप्लीट कर लिया कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, उस इलेक्ट्रॉन का इमिशन क्या होता है, वर्क फंक्शन क्या होता है, हम कितने तरीकों से इलेक्ट्रॉन का इमिशन करा सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, अब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन सा मेटल्स है जो ये काम कर सकता है आसानी से। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स की लड़ी लगा देंगे, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत कुछ हमें सिखा देता है, आखिर जो हमें चीजों को लंबे समय तक याद रखने के लिए प्रेरित करता है। तो देखता हूं क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं इमिशंस का। तो स्टूडेंट्स, अगर हम आपको बात करें वर्क फंक्शन, जिसको हम फाई से दिखाते हैं और हिंदी में कार्य फलन कहते हैं, देखता हूं स्टूडेंट्स, अब क्या किया गया है, अलग अलग मेटल्स का अलग अलग वर्क फंक्शन होता है। सारे मेटल्स का वर्क फंक्शन एक हो ही नहीं सकता है, अलग अलग मेटल्स का वर्क फंक्शन अलग अलग होते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि कि जो वर्क फंक्शन होता है ये 3 बातों पर डिपेंड करता है। आइए लीजिए, यह एक मेटल है, कोई भी मेटल हो सकता है। अगर हमने इसके दूसरा मेटल लिया, लीजिए दूसरा मेटल लिया, इसी प्रकार हमने तीसरा मेटल लिया, जैसे जैसे हम मेटल्स बदलते जा रहे हैं, ये मेटल 1, मेटल 1, ये मेटल 2 और ये मेटल 3, सो ना जाने कितने मेटल्स हमारे पास हैं। सारे मेटल्स का वर्क फंक्शन अलग अलग है। अगर इसके वर्क फंक्शन को phi1 माने, इसके वर्क फंक्शन को phi2 माने, इसके वर्क फंक्शन को phi3 माने, सो ऑन, तो सारे मान अलग अलग होंगे। यानी phi1 नॉट इक्वल टू phi2 नॉट इक्वल टू phi3, सारे चीजों का वर्क फंक्शन अलग अलग होगा। सारे मेटल्स का, सोडियम का या एल्युमिनियम का, कॉपर का, गोल्ड का, सीजियम का, पोटासियम का, प्लेटिनियम का, इन सब का वर्क फंक्शन सबका अलग अलग होगा। और कोई वर्क फंक्शन हमेशा 3 बात पर निर्भर करता है, यानी 3 ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर वर्क फंक्शन डिपेंड करता है। सबसे पहला पॉइंट, नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ मेटल यानी धातु के गुण पर। तो सबको पता है कि अलग अलग धातु का अलग अलग गुण होता है, तो वर्क फंक्शन भी अलग अलग होगा। दूसरा, टेम्परेचर पर, टेम्परेचर पर, तापमान पर। और तीसरा का बात करूं तो मेटल सरफेस पर, मेटल सरफेस। ये 3 ऐसा पॉइंट है जो वर्क फंक्शन को डिसाइड करता है। नेचर ऑफ मेटल, मेटल का नेचर अलग तो वर्क फंक्शन अलग, टेम्परेचर अलग तो वर्क फंक्शन अलग, उसकी सतह के नेचर पर, उसका जो सतह का नेचर कैसा है उस पर। यानी 3 पॉइंट है जिसके ऊपर मेटल सरफेस, 3 पॉइंट है जिसके ऊपर वर्क फंक्शन निर्भर करता है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें क्या हमको सीखने को मिला कि अलग अलग धातु का वर्क फंक्शन अलग होता है। वर्क फंक्शन 3 बातों पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मेटल, टेम्परेचर और मेटल सरफेस पर। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम आपको बात करें स्टूडेंट्स तो वर्क फंक्शन, जब देखिए तो अगला पॉइंट में वर्क फंक्शन, सबको पता है कि वर्क फंक्शन ऊर्जा को ही कहते हैं, यह एनर्जी है, यह एनर्जी है। और सबको पता है एनर्जी का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। लेकिन स्टूडेंट्स इस चैप्टर की बात करूं तो इस चैप्टर के अंदर जो वर्क, इस चैप्टर के अंदर जो एनर्जी का मात्रक होगा वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम ईवी से दिखाएंगे। अब बोर्ड में पूछा भी गया है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का मात्रक है। तो इस चैप्टर के अंदर जितना भी मात्रक होगा एनर्जी का, किससे हम दिखाएंगे, ईवी से दिखाएंगे। यानी कह सकता हूं स्टूडेंट्स, ईवी जो होता है ऊर्जा का बहुत ही छोटा मात्रक होता है और इसका उपयोग एटॉमिक लेवल या न्यूक्लियस लेवल, अगर आपको न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करूं, एटॉमिक फिजिक्स की बात करूं, जहां कहीं भी एटॉमिक या न्यूक्लियर का एनर्जी का अध्ययन करना है तो वहां पर मापने के लिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। और बाकी सब जगह पर जूल का इस्तेमाल करते हैं, कैलोरी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहां पर भी एटॉमिक लेवल या न्यूक्लियस लेवल ऊर्जा का अध्ययन करना होता है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आज से हम वर्क फंक्शन को मेजरमेंट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इस्तेमाल करेंगे, एक ईवी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कभी इसको जूल में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ जाए, कभी 1 ईवी बराबर तो 1.6 गुना 10 पर पावर -19 जूल। कभी अगर आपको जूल में कन्वर्ट करने की आवश्यकता पड़ जाए तो आप इसका इस्तेमाल कर लें। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुना 10 पर पावर -19 जूल।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। यानी वर्क फंक्शन को किसमें मेजरमेंट करना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि कौन से धातु का वर्क फंक्शन कितना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करूं मिनिमम वर्क फंक्शन, मिनिमम वर्क ये सीजियम का होता है। सारे मेटल्स के अंदर जो सबसे कम वर्क फंक्शन होता है वो सीजियम का होता है, यानी कम ही टेम्परेचर पर वह इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। इसका जो वर्क फंक्शन होता है फाइव जिसका होता है यह करीब करीब 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, सबसे कम इसी का होता है। अगर इसके सतह को हल्का सा भी अगर एनर्जी मिल जाए तो बड़ा आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। अगर हम बात करूं मैक्सिमम वर्क फंक्शन, अगर हम मैक्सिमम वर्क फंक्शन की बात करूं स्टूडेंट्स तो ये प्लैटिनियम का होता है, प्लैटिनियम पीटी। इसका जो वर्क फंक्शन होता है स्टूडेंट्स एक करीब करीब 5.65 के करीब होता है। यानी प्लैटिनियम से अगर आप इलेक्ट्रॉन को इमिशन कराना चाहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा देने की आवश्यकता होगी, लेकिन सीजियम में अगर आपको इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराना है तो बहुत कम ही एनर्जी देने की आवश्यकता होगी, जो 2.14 eV है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। ये कौन कौन सा मेटल्स हैं जो वर्क फंक्शन आसानी से, माने इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन है वो आसानी से कर लेता है। आइए नेक्स्ट, जितना भी अल्कली मेटल्स हैं, नोट ऑल अल्कली मेटल्स, ऑल अल्कली मेटल्स, जितना भी अल्कली मेटल्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, ये जितने भी मेटल्स हैं सब विजुअल लाइट में, यानी इसे धूप में रख दिया जाए, विजुअल लाइट में, समझ रहे हो, विजुअल लाइट जिसको हम कोई भी लाइट कह सकते हैं, विजुअल लाइट्स यानी सनलाइट। ये जितने भी हमने मेटल्स का नाम लिखा है जो आसानी से सूरज के प्रकाश में रख दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देगा। इनके वर्क फंक्शन काफी कम होते हैं। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है इन लोगों के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने यहां तक आपको समझाया, हमने काफी कंटेंट को समझाने की कोशिश किया हूं ताकि आगे चल के हमें पढ़ने में बिल्कुल आसानी हो, क्योंकि हमें जो पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पढ़ना है, यानी इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित अगर करना है तो हमें कहाँ रखना होगा, विजुअल लाइट में रखना होगा, यानी सन लाइट में रखना होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा और बहुत कुछ नॉलेज में बढ़ोतरी हुआ होगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, और इसी तरीके से हम पढ़ाते हुए ये बहुत जल्दी इस चैप्टर को खत्म करेंगे और उसके बाद शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4 ऑप्टिक्स। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत लिमिटेड चीज इसके अंदर पढ़ना है, लेकिन जो भी पढ़ना है सोच समझ के काफी गहराई में पढ़ना है ताकि आगे फ्यूचर में ये पढ़ाई आपको मदद कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, यानी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रकाश के द्वारा कैसे किया जाता है, कैसे वो ऊर्जा इंसिडेंट होती है और कैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो आज हमने इस चैप्टर का जो बेसिक पार्ट्स है वो हमने डिस्कशन किया है कि कौन कौन से धातु मेटल्स हैं जो आसानी से
इलेक्ट्रॉन को इमिट्स कर लेते हैं। सबसे सीजियम होता है, आसानी से इमिट्स कर लेता है। जितना भी अल्कली मेटल्स है वो सारे विजिबल लाइट के अंदर यानी कॉमन लाइट के अंदर आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, उत्सर्जित कर देता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, खुश रहिए, मन से पढ़ते रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और मन से पढ़ते रहिए।